दीजिए अपने को चैप्टर 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो भाई हम लोग ने वो देखे और आखिरी स्पेक्ट्रम का था पार्ट। स्पेक्ट्रम जैसे मैंने कहा था वो जो चार्ट है उसको बेहतर होगा आप याद कर लो कि भाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है, वेवलेंथ रेंज कौन सी वेव्स की कहाँ से कहाँ तक होती है ना। उसमें जैसे समझाने जैसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसको डायरेक्टली याद करो आप उसके अंदर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, उसमें एक दो चीज़ें, एक दो पेजेस छोड़ दीजिएगा आप वो चैप्टर के, और एक दो पेजेस छोड़ के वो आगे आप बढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को बाद में जब मिलेंगी मैं उसको अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। तो चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कंटेंट लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and wave theory, one of the most important part, Einstein's photo electric इक्वेशन, जिसको हम एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन भी कहेंगे, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। Particle nature of light, the photon, wave nature of matter।
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो वही देखो, ये यहाँ पे हमारा 11th चैप्टर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखो फटाफट कंटेंट। हुआ? हो गया? चलिए, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने पहले पढ़ाया, इससे पहले पढ़ाया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो बात थी अराउंड 1887 की, है ना, हमारे वो जो साइंटिस्ट हैं जिनके चर्चा थी, जिसके कारण ये समझ में आया कि भैया लाइट असल में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका नाम क्या था, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल्स की थ्योरी के अनुसार लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी दी। अब सभी को ये लगने लगा कि हाँ भाई, लाइट सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अपन जो सबसे अब तक जो समझते आ रहे थे वो सब गलत था, है ना। तो ये चलो 1887 में ये सब माना गया कि भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और स्ट्रांगली उस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया। मगर उसी के आसपास 1895 के आसपास एक अलग ही घटना घटी एक्सीडेंटली, है ना। जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम रॉन्टगेन। विलियम रॉन्टगेन नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, है ना। विलियम रॉन्टगेन, नहीं नाम सुना है? अभी सुना बोले, अभी जस्ट आपने बोले बस सुन लिया हमने, है ना। तो बोले विलियम रॉन्टगेन, इन्होंने एक्सीडेंटली एक डिस्कवरी की एक्स रेज की। कैसे? साइंस के स्टूडेंट हो तो वो साइंटिस्ट का नाम नहीं मालूम जिसने एक्स रेज इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। एक्सीडेंटली उन्होंने किसका डिस्कवरी किया था? एक्सरे का, है ना। ज़्यादा नहीं फर्क था, कुछ उसी साल के आसपास जो हम लोग कहेंगे एक्सरे का डिस्कवरी हुआ था। अभी हुआ कैसे था, एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो चलो थोड़ा सा उसका ब्रीफ में हम लोग देखेंगे, इतना हमको डिटेल में तो है नहीं। असल में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी चल रही थी तो विलियम रॉन्टगन ये देखना चाहते थे, कुछ थोड़ा सा नेचर, थोड़ा सा बिहेवियर देखना चाह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि एक कैथोड, उन्होंने सबसे पहले तो क्रुक्स ट्यूब लिया। क्रुक्स ट्यूब थोड़ा सा कुछ इस तरह से आता है, आगे से भोंगे जैसा पसर जाता है ना। और यहाँ था कैथोड। कैथोड ऑफ कोर्स आपको मालूम है ये निगेटिवली चार्ज होता है पूरा। और यहाँ था एनोड। एनोड लगाया गया था
इसमें से निकलने वाले पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन के लिए। मैंने नाम लिया पार्टिकल्स, अभी नाम ही नहीं लिया मैंने क्या है इसमें से निकलने वाला, है ना, पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी बोलेंगे उसके स्टडी के लिए लगाया गया था। उनका अंदाज़ा ये था कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलेगी, हम देखते हैं कि क्या ये इसको ट्यूब को वो कहा चीरते हुए चले जाएगी आगे। और खासी तौर से उन्होंने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को एक ब्लैक बॉक्स में कवर करके रख दिया। इस सिस्टम को पूरा एक ब्लैक बॉक्स में कवर करके वहां पे उन्होंने रख दिया। उनका इंटेंशन कुछ और था, उनको दूर दूर तक के एक्सरेस के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी, तो उनका इंटेंशन कुछ और था, वो कुछ और इंटेंशन से इसको स्टडी कर रहे थे। उन्होंने बटन को ऑन किया, यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, है ना। अब बाद में कमरे में उन्होंने अंधेरा किया। वो असल में यहां पर वो देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर निकलते हैं तो क्या ये डब्बे को, ये ग्लास को चीर कर डब्बे के पास आएंगे क्या, डब्बे के ऊपर मतलब जो एक उसका स्पॉट क्रिएट होगा क्या, कुछ ना कुछ उनको नजर आएगा क्या। तो ऐसे कुछ उन्होंने इंटेंशन से ये कहा कि ठीक है चलो भाई हम इस बटन को ऑन करते हैं, देखते हैं आगे होता है क्या, है ना। अब उन्होंने ऑन किया, लाइट क्लोज किया रूम का। उन्होंने देखा कि भैया दूर एक वहां पर कोई स्क्रीन रखी हुई थी, मैं उसका मटेरियल भूल रहा हूं, यह प्लैटिनो बेरियम से बनी हुई स्क्रीन थी, प्लैटिनो बेरियम से बनी एक स्क्रीन थी। तो उन्होंने ये क्या नोटिस किया कि ये स्क्रीन जो है ग्लो करने लगी, चमकने लगी एकदम, जैसे रेडियम कैसे चमकता है उस टाइप में थोड़ा सा ये स्क्रीन चमकने लगी, प्लैटिनो बेरियम की स्क्रीन। उन्होंने बोला यार ये कैसे के क्या है, कुछ तो भी इसमें से बाहर निकला, जो इन सबको चीरते हुए बाहर निकल गया, और वहां पर उसने कुछ तो भी भैया वहां पर फोकस किया उसने। अब बोले कुछ तो भी है यहाँ पे। अब उन्होंने देखा कि ये देखते हैं कि ये किस किस को मतलब चीर के जा सकता है। तो पहले उन्होंने एक पेपर रखा वहाँ पर, कागज़, तो उन्होंने देखा कि भैया वो कागज़ को चीरते हुए चला गया, है ना, और कागज़ को चीरते हुए चला गया, और फिर वहाँ पर स्क्रीन पे अभी भी स्पॉट्स नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा, तो उन्होंने जब मेटालिक ऑब्जेक्ट रखा तो उन्होंने देखा कि उस मेटालिक ऑब्जेक्ट की परछाई इस स्क्रीन पे गिर रही है। अब उसकी परछाई वहाँ पर गिर रही है, इसका मतलब वहाँ से वो पास नहीं हो पा रहा है, वो ब्लॉक हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्या, फिर उन्होंने देखा कि अपना हाथ रख के देखा कि भाई क्या होता है वहाँ पे। तो उन्होंने हाथ रख के देखा तो उनको अपने वो जो है ना एक्सरे का जो आता है निशान, तो वो ऐसा अपने नज़र आने लगा, हड्डियों का परछाई, हड्डियों की परछाई नज़र आने लगी, है ना। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया जिनके हाथ में रिंग था, वेडिंग रिंग, है ना, मेरे हाथों को मत देखो तो भैया ऐसा है कि अब उन्होंने वाइफ को बुलाया और उन्होंने यहाँ पे इस तरह से हाथ पे को रखा, उनकी वाइफ को हाथ को यहाँ रखा, तो उनके हाथ की परछाई वहाँ पड़ी, उनको उनका हाथ का जो हड्डियों का जो ढांचा है जो वो नज़र आ रहा था, उसकी इमेज नज़र आ रही थी, उसका शैडो नज़र आ रहा था, साथ ही साथ जो रिंग थी उनकी मेटल की बनी हुई, है ना, उसका भी शैडो नज़र आ रहा था, है ना। वो आज मतलब कहा जाएगा तो गूगल पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें आपको फोटोज़ वोटो सब देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक डिस्कवरी हुई, यार ये कुछ तो भी बाहर निकला। अब वो कुछ तो भी है पार्टिकल या रेस का नाम कुछ तो भी, पता नहीं क्या नाम है, तो उसी लिए उन्होंने उसका नाम एक्स रेस करके रख दिया, है ना, इसका नाम उन्होंने रख दिया एक्स रेस। फिर उसी के 2 साल बाद जे थॉमसन ने डिस्कवरी की आपके इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड बीम की, जो हम लोग कहेंगे। अराउंड इन द ईयर 1897 सर जे थॉमसन अगेन एक डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि सेटअप तैयार किया फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब का। यहां पर उन्होंने रखा कैथोड और यहां रखा उन्होंने एनोड। इसको मैं निगेटिवली चार्ज दूंगा, कैथोड सी से नाम दे देता हूं। यहां उन्होंने रखा एनोड, इसे पॉजिटिवली चार्ज दूंगा। यहां एक होता है वैक्यूम पंप। ओके, वैक्यूम पंप का काम ये होता है, अंदर अगर कोई गैस वैस हो तो उसे खींच के बाहर निकाल लो, है ना, पूरा एब्जॉर्ब करके बाहर निकालो, इस तरह का वैक्यूम पंप होता है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ वहां पे क्या कहा जाएगा, गैसेस थे, गैसेस, जिसको मतलब हम लोग स्टडी कर रहे थे
क्या ये गैस कंडक्ट कर सकती है, क्या कंडक्शन हो सकता है कि यहाँ गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी का। तो शुरुआत में तो ये देखा कि अगर सादे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप रखेंगे, जो हमारा यहाँ है 1 atm है ना, तो वहाँ पर तो भैया कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। मगर बाद में जब आपने अंदर का जो प्रेशर है 0.001 है कि 0001 है, 001 मिलीमीटर, हाँ, जब यहां का आपने प्रेशर 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। अब ये क्या होता है 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, याद है फ्लूइड मैकेनिक्स, मर्क्यूरी बैरोमीटर, वो प्रेशर नापने के लिए काम में आता था। जब भी आप जहाँ जहाँ लेके घूमते थे तो मर्क्यूरी के जो बार रहता है उसमें जो ट्यूब रहता है, टेस्ट ट्यूब ऊपर लगा हुआ, उसमें वो मर्क्यूरी का कॉलम ऊपर नीचे होता है। अगर वो ऊपर गया तो इसका मतलब प्रेशर वहाँ पर कैसा है, ज़्यादा है। नीचे आया इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या है, कम है। तो हम ऐसी जगह, हमने इतना प्रेशर वहाँ क्रिएट लो कर डाला, इतना लो प्रेशर कर डाला कि अगर मैंने मर्क्यूरी बैरोमीटर अंदर अगर रखा तो उसमें रीडिंग 0.001 आएगी मिलीमीटर। इतना लो प्रेशर आपने वहाँ पर कर दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको तकरीबन 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। आपको 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। तो जो भैया जे थॉमसन साहब वो डिस्चार्ज मतलब ये देखना चाह रहे थे कि कंडक्ट कर सकते हैं क्या, वो कंडक्शन को देख रहे थे, मगर साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज देखा कि टेस्ट ट्यूब के जो कहा जाएगा कि अगर मैं टेस्ट ट्यूब को यहां पर, सॉरी टेस्ट ट्यूब कह रहा हूं मैं, ये कैथोड में अगर मैं यहां, सॉरी कैथोड तो कहना गलत हो जाएगा, एनोड में यहां अगर छोटा सा होल कर दूं, अगर मैं एनोड में अगर मैं थोड़ा सा होल कर दूं, ये एनोड एक प्लेट के जैसा है, प्लेट के जैसा है, और उस प्लेट में एक छोटा सा मैं अगर होल कर दूं मैं, तो मैं यहां देखता हूं कि यहां मुझे कुछ ग्रीन कलर जैसे यहां पर ट्रेसेस नजर आ रहे हैं जो चमक रहे हैं। ग्रीन कलर जैसे ट्रेसेस नजर आ रहे हैं जो चमक रहे हैं। अगर मैं वही चीज यहां देखता हूं, है ना, तो वो चमक मुझे यहां नहीं मिलती, है ना। तो बोले असल में उन्होंने क्या किया था, यहां पर एक लेयर लगाया था जिंक सल्फाइड का, यहां उन्होंने एक लेयर लगाया था जिंक सल्फाइड का। सिमिलर लेयर उन्होंने यहां पर लगाकर यहां होल करके देखा, है ना, कि भाई मैंने एक काम करता हूं, बोले यहां पर मैं एक होल करके देखता हूं पहले, और मैं देखता हूं कि यहां से भैया जब मैं क्या करूंगा, कंडक्शन देखना चाहता हूं मैं कि ये जो गैसेस है अंदर जो बंद है गैसेस, क्या ये कंडक्ट करेगी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देगी, क्या करंट को अपने अंदर से जाने देगी, मुझे ये चेक करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है चलो बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तकरीबन 10 किलो वोल्ट या 20 किलो वोल्ट, 10,000 या 20,000 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे अपन उसको, हाँ जी देते हैं। अब हमको देखना है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ निकलता है या फिर यहाँ से यहाँ जाता है। तो दोनों जगह पे उन्होंने क्या करा, पहले कैथोड के पहले तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले लोग क्या मान के चाहते थे करंट कहाँ से कहाँ जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उन्होंने क्या किया, बोले कैथोड के प्लेट पे एक छोटा सा होल करो, उसके पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दो, उसके पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दो। अगर इसमें से कुछ निकला, अगर उसमें से कुछ निकला और वो यहां गया तो भैया वो होल में से भी पास होगा और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर उसका क्या मिलेगा, ट्रेस मिलेगा, है ना, वो चमकेगा, एकदम ग्लो करेगा। मगर भैया इस साइड की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कुछ नहीं मिला। मगर जब उन्होंने इधर की स्क्रीन पर देखा, लगाकर इधर से लगा के स्क्रीन देखा, तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, बिल्कुल एक रेडियम की तरह। तो फिर इससे क्या समझ में आया कि कुछ तो भी यहां से बाहर निकला, है ना, अभी भी इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिए, कुछ तो भी पार्टिकल्स यहां से बाहर निकले और उन्होंने यहां पर क्या किया, ग्लो किया, है ना। अब वो पार्टिकल्स का नाम क्या है ना, अभी तो उन्होंने यहां पर उस पार्टिकल या उस रे का नाम दिया कैथोड रेज। उसका नाम क्या दिया उन्होंने, कैथोड रेज, गॉट दैट, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, कैथोड रेज। अब ये बात तो पता चल गई कि कैथोड रेज जो है दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये बात तो साबित हो गई, है ना। अब हमको ये देखना है क्या ये कैथोड रेज के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होता है क्या। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा के देखे, साथ ही साथ यहां पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा के देखे, है ना। तो जब उन्होंने इस तरह से देखा तो हमने नोटिस क्या किया
कि ये जो बीम है इस तरफ डाइवर्ट होगी। अब ये बीम इस तरफ डाइवर्ट हुई, इसका मतलब क्या? दे वेयर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मतलब ये जो भी पार्टिकल्स है, हाँ, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है कि? फिर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, हम देखेंगे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है इनके ऊपर। तो उन्होंने इस एरिया में, अब इन्होंने नेगेटिवली चार्ज को हटा दिया, अब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, इनवर्स, है ना। अब देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास हो, याद है चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है उसको क्या फील होता है? फोर्स फील होता है। और उस फोर्स के कारण वो क्या करता है? अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जिसको आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं। अब ऐसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, और आपका वेलोसिटी इस तरफ है। हमने क्या देखा कि जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से गया, वो नीचे की तरफ बेंड हो गया। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो कहां जाता? ऊपर। मगर क्योंकि वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, वो नीचे की तरफ बेंड हो गया, है ना। तो एक और कंफर्मेशन मिल गया कि भैया ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट इज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। इट इज अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, है ना। तो यहां से फिर इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग ने फिर निकाला, कैलकुलेट करके निकाला एक फेमस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू, यानी E/m रेशो की, है ना, E/m रेशो, है ना। तो अब स्पेसिफिक चार्ज, है ना, कि एक चार्ज पर यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज, या फिर कहेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर यूनिट मास, अगर मैं कहूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है इसकी वैल्यू? एनीबॉडी? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। मोहसिन है? अच्छा, तो पानी रखने का बोलना उनको, ठीक है। तो ये थी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इस वैल्यू को ढूंढ के निकाल के दिया था आपको, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। ये E/m क्यों बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलो ये मालूम पड़ गया हमें स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू, है ना। एक और खास बात मालूम पड़ी कि ये स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू है ना, ये जो है इंडिपेंडेंट है कि आपने कैथोड और एनोड में कौन सा मेटल इस्तेमाल किया, उससे रिलेटेड नहीं है। इंडिपेंडेंट है कैथोड और एनोड के मेटल से। अगर आपने कॉपर का इस्तेमाल करके किए होंगे तो अलग, ऐसा नहीं है ना। चाहे आप कॉपर का इस्तेमाल करो, चाहे आप कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल करो, आप देखेंगे E/m का रेशो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अरे इतना ही नहीं, हम लोग ने आगे और देखा, हमने और दो मेथड देखे। हमने तो देखा कि यहां पर आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर क्या करे, आपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। हमने और दो मेथड्स देखे हमने, और वो और दो मेथड्स कौन से थे? एक थर्मियोनिक एमिशन करके होता है कि आप इतना हीट करते हैं किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को कि उसमें से इलेक्ट्रॉन झड़ के बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो बोले हमने देखो ठेका उस वक्त देखा कि भैया ये यहाँ से हमने एक मेटल था उसको हीट किया, उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले, और उस पार्टिकल का हमने E/m रेशियो देखा, तो अगेन सेम वैल्यू आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर एक और इफेक्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले, नाम देने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें यह देखा गया कि जब किसी मेटल सरफेस पे आप एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं, तो हमने क्या नोटिस किया कि भैया उन पार्टिकल्स का भी E/m रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, है ना। तो तब ये माना गया कि देखो रे भाई, इसमें से जो चीज निकल रही है, इसमें से जो पार्टिकल बाहर निकल रहा है, इनका जो नेचर है वो कैसा है? सेम है ना। इनका चार्ज अपॉन मास जो है वो कैसा है? सेम आ रहा है। मतलब ये एक ही टाइप के पार्टिकल्स है ना, जो हर अलग अलग तरीके से आप ट्राई करके देख रहे हैं, मगर वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉन्स, कि भैया उनका नाम दे देते हैं उन पार्टिकल्स को, दैट इज इलेक्ट्रॉन। उसको एलिमेंट्री माना गया कि ये तकरीबन हर मैटर में मौजूद है ना, क्योंकि हर प्लेट पे आपको मिला ना, हो कोई भी कंडक्टिंग प्लेट ले, हर जगह से नहीं मिला ना आपको, तो तकरीबन तुमको हर मैटर में ये चीज मिल जाएगी। आई बात समझ में आपको ये, है ना।
तो ये था हमारा पार्ट। हाँ, इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। ये तकरीबन मैं ईयर कौन सा था वो, हाँ 1906, नहीं सॉरी 1913 में, 1913 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो इस ईयर्स को मैं जनरली कंसिडर करता नहीं हूँ, मगर मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा ये बताने के लिए ज़रूरी होता है, ज़रूरी भी तो नहीं मगर थोड़ा सा फील आने के लिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सीक्वेंस क्या था, समझ में आने के लिए सब चीज़ें ज़रूरत होती है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक चैम्बर था, गोल सिलेंड्रिकल चैम्बर था, और यहाँ से एक ऑटोमाइजर या फिर एक कहेंगे ऑयल स्प्रे था। यहाँ एक डिस्क लगी हुई थी जिसमें छोटा सा होल था, और यहाँ पर दूसरी आपकी डिस्क थी। अब यहाँ पर होता क्या था, सबसे पहले तो एक साइड में यहाँ पर था माइक्रोस्कोप, जो मिलिकन ने तो जो इस्तेमाल किया था, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था देखने के लिए, मगर थ्योरी में कई बार टेलीस्कोप करके ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे एक एक्सरे का सोर्स था। अब होता क्या है कि ये इस तरह से आप यहाँ से ऑयल को स्प्रे करते हैं, और यहाँ से वो कुछ ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स है वो है ना यहाँ पर चले जाते हैं। रख दो बेटा वहाँ पे। अब ऐसा है सिचुएशन में यहाँ पे कि एक्सरे सोर्स क्यों लगाया गया, वहाँ पे एक्सरे सोर्स लगाया गया था ताकि जो ऑयल ड्रॉप्स वहाँ गिर रहे हैं नीचे वो आयोनाइज हो जाए, है ना। अब वो आयोनाइज हो जाएंगे, स्पेसिफिकली उनका कोई ना कोई चार्ज हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पर चार्ज है और मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ निगेटिवली चार्ज मैंने दिया और यहाँ से वो आयनाइज होकर ये निगेटिवली चार्ज हो चुके हैं, मान लो पार्टिकल्स है ना, ये जो ड्रॉप्स है वो निगेटिवली चार्ज हो चुके हैं। तो देखा ये गया जब ये पोटेंशियल को आप वैरी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो ये ऊपर नीचे ऐसा जाते हैं। हालांकि ग्रेविटी उनको कहाँ खींचती है, ड्रॉप्स को, ड्रॉप को ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचता है, मगर इन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है आपका, है ना, ऊपर धकेलता है उसको। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर था, सॉरी ज़्यादा था, तो वो ड्रॉप्स ऊपर गए। जब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने कम किया, कैसे कम किए होंगे, वो चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करके, तो बोले वो नीचे आने लगा। एक सिचुएशन ये भी हुआ कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने इक्वल करके देखा, और उस वक्त वो जो ड्रॉपलेट है हवा में वहीं रुक गया, है कि नहीं। और ये कंसेप्ट अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस्तेमाल किए थे, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कि भैया E/Q इज इक्वल्स टू mg। इसमें चार्ज निकालने का कभी पूछा गया, कभी मास निकालने का कभी पूछा गया, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पूछा गया, है ना, इस मामले को देखा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मालूम पड़ी थी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, यहाँ पर मालूम पड़ी थी, जो इस पूरा मैं नहीं जा रहा डिटेल में, पूरा नहीं है हमको, तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी और उसकी जो वैल्यू इससे मिली थी वो है। तो इससे हमें चार्ज की एक वैल्यू मिली थी, दैट इज जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। वैसे वहां तो हम लोग को मिली 1.59 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ये चार्ज की हमको एक वैल्यू मिली थी, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, 1.59 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। और आज हम जो प्रैक्टिकली अलग अलग मेथड से जो निकाले हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, जो आज हम लोग ने देखा है प्रेजेंट डे में, 1.602 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, है ना। अब आप देखो ये कितना एक दूसरे से सिमिलर है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वॉज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन करने वाला पहला एक एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। आइए बस हमने, तो ये पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन में कि हमको ये चीज़ें हमने देखे। अब हमको बढ़ना है आगे, जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब जैसा नज़र आ रहा है उसको वैसी इसको कॉपी कर लीजिए, उसको ज़्यादा डिटेल में मत लिखो। जब जे थॉमसन का आप ये E/m लिखेंगे, वहाँ तक रुक जाना, उसमें 2 पॉइंट्स ऐड करना पड़ेंगे अपने को, इंडिपेंडेंट वाला।
चलिए हुआ क्या? तारीख है आज की 31, कल से 2024। हाँ, हुआ? जे थॉमसन तक के जाना बस। हो गया? चलिए फिर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंडर में एक दो स्टेटमेंट लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ E by M was first determined by this experiment. Full stop. The value of E by M, next point आएगा, the value of E by M was found to be independent of the nature of material or metal used as cathode. Nature of material or metal used as cathode, or the gas introduced in the discharge tube, full stop. This observation suggested universality of cathode ray particles. This suggested the universality of cathode ray particles. तो भैया ठीक है, तो इससे हमें यूनिवर्सैलिटी पता चली कैथोड रे पार्टिकल्स की, यानी यूनिवर्स में हर जगह ये वैल्यू सेम होती है। चलिए फिर अब ले लो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। रफ डायग्राम बना लो।
पहले सिर्फ रफ डायग्राम बना लो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टाइटल डालो, रफ डायग्राम बना लो। हुआ? हो गया? चलिए तो आगे मिलिकन परफॉर्म अ पायोनियरिंग, छोड़ो पायोनियरिंग को, मिलिकन परफॉर्म एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन परफॉर्म एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट for precise measurement of charge, for precise measurement of charge, for precise measurement of charge on an electron, for precise measurement of charge on an electron, full stop. He found that charge on an oil droplet, he found that charge on an oil droplet was always an integral multiple of an elementary charge, integral multiple of an elementary charge, वो वैल्यू दो 1.602 इंटू 10⁻⁻, -19 16 लिख दिया मैंने तुमने बोलना ही नहीं, मेरे को रोकना नहीं। 1.6 इंटू 10⁻, मैंने फ्लो में लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतनी बड़ी गलती। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम लिखे, फुल स्टॉप। हेंस मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट established, hence Millikan's experiment established that charge is quantized. Hence Millikan's experiment established that charge is quantized. इसीलिए ये पता चला कि चार्ज हमेशा कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आया समझ में?
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉन एमिशन की तरफ। वो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसको थोड़ा सा गौर करेंगे, हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पॉइंट पे। .2 इलेक्ट्रॉन एमिशन। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। देखो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बाहर एक मामूली बात नहीं है, दो दे आर वेरी लूजली बाउंडेड। हम लोग बोलते हैं ना किसी भी मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। लो भाई जिसको ले जाना ले जाओ, ऐसा नहीं कि बस कोई भी उठाया लेके चला गया, है ना। क्योंकि देखो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिटैच होते हैं अपने एटम से तो इस एटम में क्या क्रिएट हो जाता, पॉजिटिव चार्ज, जो उसको क्या करता है वापस उसकी जगह पे खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं निकालने की कोशिश भी करूंगा एक हल्के फोर्स से तो ये क्या करेगा, वापस आके उसको अटैच कर डालेगा। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि भैया ठीक है, आप एकदम हल्के फुल्के इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इतनी एनर्जी देना पड़ेगा कि कम से कम उसको छोड़ के वो बाहर आ सके, है कि नहीं। भाई आपकी मान लो एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय है ना। इमेजिन करो आपकी कंपनी में वो एम्प्लॉय 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 10 लाख एम्प्लॉय 10 लाख रुपए महीना कमा रहे, मेरा क्या हाल होगा बोले फिर। ठीक है, ओके ठीक है। पैरेलल में एक दूसरी कंपनी आती है कि नहीं, वो उसको बोलती है कि भाई हम तुमको 15 लाख रुपए देंगे, तुम हमारे पास आ जाओ। चांदी चांदी बोले, है ना लाखों की बात हो रही। तो अब ऐसा है कि वो कंपनी बोलती है कि हम तुमको 15 लाख रुपए देंगे, हमको वापस आ जाओ। अब ये जाके अपने मैनेजर को बोलता है कि भाई मुझे बाहर जाना है, मुझे 15 लाख रुपए का ऑफर आ रहा है ना। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं दे देता देखो, ले तेरी सैलरी आज से 15 लाख रुपए, है ना। अब वो बोलेगा उसको कि भाई जितना तू ऑफर कर रहा था वो यहीं से मिल गया मेरे को, है ना, तो ज़रूरत नहीं मेरे को बाहर जाने की, बोले मेरी रेपुटेशन अच्छी है यहाँ पे। अब ऐसा है कि अगर आप उसको निकालना चाहते हैं बाहर तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी वो दे रहा है उससे ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। वो बोले चल 20 लाख दिया, आ जा, है ना। अरे चल 15 लाख 1 रुपया दिया, चल आ जा तो 1 रुपये भी ज़्यादा दिया ना, काफ़ी हो जाता है बोले। तो अगर उसमें क्या देखा गया, थोड़ा सा भी अगर उसमें ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। तो सिचुएशन वही है कि आपको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देना पड़ेगा कि वो जो जिस एनर्जी से उसको एटम ने पकड़ के रखा है ना, वो उसको छोड़ के जा सके। वो एनर्जी उतनी देना पड़ेगा कि वो छोड़ के चला जाए उसको वहाँ पे, है ना। उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। तो ये हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या है ये वर्क फंक्शन, जिसको फाइ 0 से इंडिकेट किया जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the metal surface। कि कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। हर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। पाया यह गया कि हाईएस्ट वर्क फंक्शन जो है, हाईएस्ट वर्क फंक्शन जो है वो देखा गया था प्लैटिनम का। सबसे ज्यादा प्लैटिनम का वर्क फंक्शन देखा गया, और वो कुछ था 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके वो वैल्यू थी। और अगर मैं लोवेस्ट वर्क फंक्शन की बात करूं तो वो देखा गया था सीजियम का, विच वॉज अराउंड 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये हमारा हमने देखा। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के कई सारे अलग अलग मेथड होते हैं। बोले किन किन मेथड से आप मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग कहेंगे, अब हम जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है डिफरेंट मेथड्स फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक तो है आपका सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, क्या हुआ कुछ नहीं, तूने इतने शक के दायरे से देखा, मैंने बोला कि भाई फिर से कुछ गलत वैल्यू लिख दिया क्या यहाँ पर, है ना। तो भाई एक है उसका थर्मियोनिक एमिशन। आप किसी मेटल सरफेस को इतना गर्म करते हैं कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। एक दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन फील्ड एमिशन बोलते हैं इसको, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, जैसे कि वो आपने उसमें किया था जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, है ना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किए थे, कैथोड को नेगेटिव चार्ज और उसको पॉजिटिव चार्ज। आपने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दी है कि वो पॉजिटिव चार्ज एनोड ने इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लिया उसमें से बाहर, कैथोड में से, है ना। तो एक फील्ड एमिशन आता है। और तीसरा आता है जो इस चैप्टर का वो कहेंगे मेन, वो है जो सोल है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तीसरा, एक है थर्मियोनिक एमिशन, एक है फील्ड एमिशन और एक है तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि जब आप लाइट इंसिडेंट करते हो, एक पर्टिकुलर लाइट बोलना गलत हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करते हो, है ना, आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की से ज़्यादा, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आपने देखो अब यहाँ से लिंक बैठ रहा, पहले अपन ने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी चल रही थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी के लिए जो किया गया उसी में से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, है ना। फिर जब उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो फिर इलेक्ट्रॉन में देखा गया कि वो उसको उसके चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ई-बायम रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं जे थॉमसन में। फिर ये देखा गया कि अच्छा किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है, तो बोले 3 तरीके से निकाला जा सकता है ना। 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन निकल के छोड़ के बाहर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मान लिया कि भाई जो आप एनर्जी देते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ, ठीक है। अब हम बढ़ना चाहते हैं आगे के पॉइंट पे, मगर उससे पहले आपको लिखना है, आपसे वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखो, ये वैल्यू लिखो, थर्मियोनिक एमिशन, और इसमें सब में मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा लिखने का, तो यहाँ तक लिखो और थर्मियोनिक एमिशन का टाइटल डालो। चलिए हुआ।
गैरोमैग्नेटिक रेशियो गायरोमैग्नेटिक रेशियो ई अपॉन ट्वाइस एम कितना था वो शायद से 8 पॉइंट, वो तो बोर्स मैग्नेट्रॉन था ना। ई अपॉन ट्वाइस एम कितना बताया था आपने, कितना हुआ था वो 8.8 इंटू 10⁻10। तो ये कुछ 4.4 होना चाहिए तुम्हारा कहना आ रहा, ई बाई एम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखो तो 1.6 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो रहा, ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.11 नहीं यार, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.11 1.7 के आसपास ही जाएगा। देखो एक बार, शायद वो वही है कि लिखा हुआ, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा वापस से इसको, एक बार देखते हैं अपन क्लास के बाद, देखते हैं उसकी वैल्यू को एक और बार फिर से। बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही, देखते हैं अपन इसको। चलो हुआ बेटा, चलो थर्मियोनिक एमिशन लिखे आपने, उसके नीचे लिखो बाय सुटेबली हीटिंग comma sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons by suitably heating, comma sufficient thermal energy can be imparted to free electrons to enable them come out of the metal, full stop। फील्ड एमिशन के बारे में लिखिए। by applying a very strong electric field of the order of 10⁻⁸ volt per meter, 10⁸ volt per meter to a metal, electrons can be pulled out. As in a spark plug. Full stop. As in a spark plug. Full stop. Next, photoelectric emission टाइटल डालिए। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, comma electrons are emitted from the metal surface, full stop। This electrons are emitted from the metal surface, full stop। These light
generated electrons, these light generated electrons are called as photoelectrons. These light generated electrons are called as photoelectrons. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 11.3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन कमाल का ये एक्सपेरिमेंट रहा है। हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रूव करने के लिए। ये भी अराउंड 1887 की बात है। 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसे आप हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी इसका नाम आपने सुने थे, है ना। कि दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोड्स थे, है ना, और उस इलेक्ट्रोड्स में से डिस्चार्ज देखने को मिला। ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था और हर्ट्ज ने इस पर फोकस ही नहीं किए थे, उसको गौर किए ही नहीं थे। वो तो बाद में उनके जो स्टूडेंट्स थे बाद में, हॉलवैक्स एंड लेनार्ड, तो उन्होंने उसको आगे स्टडी किए और आगे स्टडी करने के पर उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली और उसके बाद फिर पूरा नज़रिया ही बदलने लगा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है आगे उस चीज़ को देखने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट को इतना अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट ने हमें दो अलग अलग राय दे दी। हर्ट्ज ने जब परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को, उन्होंने ये प्रूव किया लाइट जो है क्या है, या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूव किया। हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूव किया ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। फिर अब हुआ ये यहाँ पे कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उनके एक्सपेरिमेंट में दो इलेक्ट्रोड्स थे उस पर जब गलती से अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी तो उसमें स्पार्क जनरेट हुई। स्पार्क होता है ना जनरेट, तो स्पार्क जनरेट, ये आपस में टच कर रहे थे या नहीं, दे वेर एट सर्टेन डिस्टेंस, उसमें स्पार्क जनरेट हुई। अब जब उसमें स्पार्क जनरेट हुई तो उस पर उन्होंने इतना खास ध्यान नहीं दिया। उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी थी उस पर उन्होंने आगे स्टडी करी, मगर उनके स्टूडेंट्स ने नोटिस किया अरे भैया यहाँ कुछ तो हुआ है, उसको अपने को सर ने ध्यान नहीं दिया, अपन आगे जाके स्टडी करेंगे, है ना। तो बोले जैसे सर हम भी ऐसी कुछ करने का सोच रहे हैं, बोले है ना। तो भाई ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। देखो उनको ये तब समझ में आया, वहाँ पर एक बात तो पता चली कुछ तो हुआ यहाँ पर, है ना, मगर कैसे हुआ क्या हुआ ये सारी चीज़ों का डिटेल उस वक्त तक के उन्होंने निकाला नहीं था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। उसको कहा जाता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, वेरी शॉर्ट। बाद में थोड़ा मतलब बाद में सेकंड, जिसको मैं कहूँगा इसी टॉपिक में सेकंड पॉइंट आता है, हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो ये भैया जरा काफी डिटेल में जाते हैं, है ना। ये काफी लंबा भी चला ये एक्सपेरिमेंट। इनका जो ऑब्जर्वेशन अराउंड 1886 से चालू हुआ था, 1902 तक चला था। वो 1886 से वो स्टडी करना चालू किए थे, उसके ऊपर 1902 तक चल रहा था उनका, है ना। मतलब जनरली 86 कैसे सर, इन्होंने तो पहले देखा 87, मतलब स्टडी तो चालू हो चुकी थी इनकी, है ना। ये एक्सपेरिमेंट तो चालू था शुरू से। 87 में क्या प्रूफ हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस, है ना। तो ये थ्योरी मतलब चालू हो चुकी थी, एक कंसेप्ट जो एक्सपेरिमेंट 86 से चालू हो चुका था, मगर 87 में क्या प्रूफ हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इन्होंने अपनी अलग स्टडी की कि अपने को ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा, अपने को ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा, हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने। तो उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशन निकाले। सबसे जो बहुत अहम ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये निकाला कि देखो पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं कि जितना आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है।
है ना, जितनी आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ते चले जा रही है। एक ऑब्जर्वेशन उनका ये था। दूसरा जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि उन्होंने ये देखा कि जो लाइट का जो एमिशन या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन हो रहा है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की ही रेडिएशन पे हो रहा है। मतलब कैसे, देखो उन्होंने क्या किया, एक दो इलेक्ट्रोड्स लिए उन्होंने, एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर में, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए उन्होंने यहाँ पे बैटरी लगाया होगा और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया होगा, एक एमीटर लगाया होगा, माइक्रो एमीटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट, और उन्होंने क्या किया, यहाँ से लाइट बोलो या कोई भी रेडिएशन बोलो, इस पर इंसिडेंट किया उन्होंने। अब जब उन्होंने रेडिएशन को उस पर इंसिडेंट किए तो उन्होंने देखा कि अब माइक्रोमीटर क्या बताता है, डिफ्लेक्शन बताता है कि नहीं बताता है, देखते हैं चलो यहाँ पे। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने बटन ऑन किए, अल्ट्रावायलेट रेस को जैसे ही उन्होंने ऑन किए, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, है ना। बाद में वो लाइट के कलर बदल बदल के देख रहे थे, कलर बोलेंगे या उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में उसकी फ्रीक्वेंसी को वो कम ज़्यादा करके देख रहे थे। जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे, जैसी फ्रीक्वेंसी उसके एक लेवल के नीचे गई, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सीधा जीरो पे आ गया। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सॉरी माइक्रोमीटर का पॉइंटर सीधा सीधा कहाँ आ गया, जीरो पे आ गया। आगे और कम करके देखे फ्रीक्वेंसी उन्होंने, है ना, वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। जैसे ही उन्होंने आगे जैसी बढ़ाया फिर से वहां पर डिफ्लेक्शन मिला, है ना। तो अब उससे क्या एक जजमेंट निकला कि भैया यहाँ पर जो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इसमें रिस्पॉन्ड मिलता है मेटल का, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही मिलता है। एक बाउंड्री है, तुमको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा। 600 की बाउंड्री है, वही क्रॉस करेंगे तो ही जाके MBBS में एडमिशन होगा। उसकी जरा सा भी इधर चले गए अगर, है ना, जो भी आपका कट ऑफ रहेगा उससे जरा सा भी इधर चले गए, नो MBBS, है ना। तो भैया वही मामला यहाँ पर हुआ। समझ में आई बात, है ना। आप तो सर ज़्यादा समझ में आ गई होंगी, रिलेट कर दिया आपने, तो है कि नहीं। तो भाई ऐसा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर लेवल है कि भैया आप इससे कम नहीं रख सकते, है ना। आपको अगर फ्रीक्वेंसी रखना है तो उससे ज़्यादा की ही फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा। अब यह है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मेटल्स के हिसाब से बदलती रहती है, सब मेटल की अलग अलग रहती है, और हम देखते हैं कि सब मेटल्स जो है अलग अलग उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर हम लोग ने देखा कि जो आपका कैडमियम है, मैग्नीशियम है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस से रिस्पॉन्ड करता है। तुम उस पर लाइट मारोगे, अपना सादा वाला फोकस करोगे लाइट, तो वो नहीं निकलेगा उसमें से कुछ भी, है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रेस से ही रिस्पॉन्ड करता है। वहीं अल्कली मेटल्स जो होते हैं, सीजियम हो गया, बेरियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये विजिबल लाइट पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मगर शर्त यह है कि भैया वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा की होना चाहिए। आई बात समझ में। इस कंसेप्ट को कहा गया था हॉलबैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसको थोड़ा सा हमको पॉइंट्स में पूरा एनालिस्ट करना है। पहले आप हेडिंग डालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे का। Be fast. हुआ? लिखो आगे। The phenomena of photoelectric emission. The phenomena of photoelectric emission was discovered by Heinrich Hertz. In 1887. During his electromagnetic wave experiments. During his electromagnetic wave experiment. During his
electromagnetic wave experiments. Full stop. Hertz observed that high voltage spark across a detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. Full stop. चलिए फिर हेडिंग डाली हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. वह हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1. Lenard observed that when UV radiations were allowed to fall on emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes current flows in the circuit. Full stop. ठीक है, नेक्स्ट. As soon as ultraviolet radiations are stopped, were stopped, not are. As soon as the ultraviolet radiations were stopped, the current flow is also stopped. This shows that this effect was instantaneous. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Hall wax
HALLWEACHS, undertook the study further. Hallwachs undertook the study further and connected a negatively charged zinc plate to an electroscope. Negatively charged zinc plate to an electroscope. He observed that the zinc plate becomes he observed that the zinc plate loses, not becomes. He observed that zinc plate loses its charge when it was illuminated by UV lights. Full stop. Further, when an uncharged zinc plate was illuminated by ultraviolet light, it gets positively charged. तो इससे क्या साबित हुआ कि एक तो आपने क्या देखे, आपने जब इंसिडेंट किए उस पर एक मतलब लेनार्ड ने क्या किया कि भैया उन्होंने एक पहले निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे क्या करे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट किए, तो पता चला कि वो न्यूट्रल होगी। इसका मतलब क्या, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने यूवी रेडिएशन इंसिडेंट किए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अच्छा एक काम करते हैं, न्यूट्रल लेकर देखते हैं अपन, एक अनचार्ज जिंक प्लेट ली उन्होंने और उसके ऊपर उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें भी वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। मतलब ये जो आप रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो आप इमिट कर रहे हो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल ले रहा है। ठीक है ना, तो लिखिए नीचे, hence it was concluded that negatively charged particles were emitted from zinc plate. Negatively charged particles were emitted from zinc plate under the action of ultraviolet light. Full stop. Next point, Hallwachs and Leonard also observed that when ultraviolet light incident on the metal surface
and ultraviolet light incident on metal surface had frequency beyond suitable level had frequency beyond suitable level, ब्रैकेट में लिखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then only emission was observed, then only emission was observed. Last point, certain metals such as zinc, cadmium, magnesium, certain metals such as zinc, cadmium, magnesium responds to UV light, first stop, whereas alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium, lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium were sensitive even to visible light, full stop, were sensitive to even to visible light, full stop. ओके, तो दिस इज इट, बाकी का हम लोग देखेंगे कल.